सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू नॉलेज को जो ऑफिसर। तो यहाँ पर अब लाइव स्टार्ट करने वाले हैं। उसके पहले मैं बोलूंगा यार सब पेन और कॉपी निकाल के बैठ जाए, क्योंकि कल तुम्हारा पेपर है और यहाँ पर जो चीजें मैं बताने वाला हूँ, जो चीजें मैं बोलूंगा ये आएगा तो ये पेपर में आएगा। ठीक है, तो वो सारी चीजें कर लेना। बाकी कल एक मैराथन हमने कर रखी है, तो मैराथन का फुल फायदा तुम ले लेना। और आज जो दूसरी मैराथन कर रहे हैं उसको हम यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यार सबको जितना हो सके शेयर कर देना और अच्छे से बैठ जाना, तभी पूरा एक साथ देखना। ठीक है, इसको आप देख लोगे ना तो तुम्हें कल और आज दोनों मैराथन मिला के यार तुम्हारा 50+ नंबर कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये है सेट ए, क्योंकि क्या सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है मॉडल पेपर, तो मॉडल पेपर हम यहाँ पर पहले करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पहला जो है मिट्टियों से कलाकृतियां बनाना कहलाता है। तो यहाँ पर क्या बता कहलाता है भैया, ये जो आपको एमसीक्यू दिख रहा है ना ये दोस्त, ये पहला एमसीक्यू है जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपके कहीं ना कहीं पेपर में देखने को मिलेगा ये एमसीक्यू। ठीक है, तो ये तुमको अच्छे से कर लेना है यहाँ पर। उसके बाद दूसरा एमसीक्यू है, धरती का हीरा कहाँ गया है। तो धरती का हीरा कहाँ गया है, मतलब ये कहा गया, किसको कहा गया है धरती का हीरा, आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर भैया धरती का हीरा कहा गया है मनुष्य को। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देखते हैं मनुष्य को यहाँ पर धरती का हीरा कहा गया है। ठीक है, उसके बाद तीसरा है, कवि ने पक्षियों को आमंत्रित करने के लिए सबसे पहले क्या लगाया। तो क्या लगाया भैया, आपको यहाँ पे बताना है भैया क्या लगाया है। तो आप बताओ, पहले तो आप बताओ उसके बाद मैं बताऊंगा, क्योंकि ऐसे में मजा नहीं आएगा। ठीक है, तो क्या लगाया ये आपको मुझे बताना है। ठीक है, उसके बाद चौथा, यहाँ पर चौथा देखने को मिलेगा, शब्द के अंत में लगने वाले शब्दांश को कहते हैं, क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं कि प्रत्यय कहते हैं, ये बताओ। क्योंकि संधि समास तो कहेंगे नहीं, उपसर्ग कहते हैं या प्रत्यय कहते हैं, ये मुझे आपको बताना है। ठीक है, उसके बाद है रात दिन में समास है। आपकी तैयारी कितनी हुई आप मुझे बताओ यार, किसे बोलते हैं धीरे धीरे द्वंग, कमेंट में करके बताओ कि क्या होगा रात दिन में समास है। चलो जल्दी जल्दी बता दो। ठीक है, तो जो आंसर दे रहे हो सही, वो सही है, नहीं दे रहा नहीं दे रहा भैया। उसके बाद है सातवां, सकारा के पिरामिडों का आकार है, क्या आकार है, गोलाकार है, सक्वाकार है, सीढ़ी नुमा है, आयताकार है, क्या है आपको यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे सकारा के पिरामिडों का आकार क्या होगा, सीढ़ी नुमा होगा। ठीक है ना, जैसे कि चलो आंसर देखते हैं अब क्या है इसका। छठवा का है आपको यहाँ पे सा है यहाँ पर देखो, सीढ़ी नुमा। ठीक है, उसके बाद कस्तूरी मृग के अंग में समाहित होती है, क्या समाहित होती है, मस्तक, नाभि, हृदय और कंठ, क्या होती है ये आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, कमेंट कर दो भाई, जो आपके जो लाइव देख रहे हैं ना, कमेंट बताओ क्या होगा इसका आंसर। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं, जहां पर आपको देखने को मिलेगा आठवां क्वेश्चन, जो कि है हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल माना जाता है। हिंदी साहित्य में कौन से जो है उसको स्वर्ण काल माना जाता है, भक्ति काल को माना जाता है, रीति काल को, आदि काल को, आधुनिक काल को, कौन से काल को माना जाता है, कमेंट में बताओ दोस्त। ठीक है, हाँ भाई ये सही बोल रहा है यार, ये ठीक ठीक। देखो भाई स्पैम मत करना ना, और बाहर से कोई ट्रैफिक मत भेजना यार। उसके बाद आगे है जनतंत्र का जन्म में शब्द गुण। चलो क्या क्या गुण है, शब्द गुण है, प्रसाद गुण है, माधुर्य गुण है, ओज गुण है, शांत गुण है, क्या है यहाँ पे बताओ। चलो तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो, हाँ कमेंट करो कमेंट करो यहाँ पर। हाँ कोई बोल रहा है माधुर्य गुण नहीं भाई, माधुर्य गुण नहीं है, ओज गुण बोल रहा है, हाँ ओज गुण सही है, प्रसाद नहीं है भाई। ठीक ठीक ठीक। उसके बाद है 20 तंतु का अर्थ है, 20 तंतु का क्या अर्थ है बताना है आपको यहाँ पर। तो उसका जो अर्थ है वो है कीड़े मकोड़े। ठीक है, उसके बाद नीचे चलते हैं खंड बा में, जहां पे देखने को मिलेगा एक शब्द वाक्य में उत्तर दीजिए। रामचरितमानस की रचना किसने की थी, तो किसने करी थी, तुलसीदास जी ने। मॉन्टेस्क्यू कहाँ के राजनीतिक विचारक थे, वो है फ्रांस के। कन्यादान पाठ के रचनाकार का नाम क्या है, तो कन्यादान जो पाठ के रचनाकार है ये कन्यादान वाले एक क्वेश्चन पेपर में 100% देखने को मिलेगा, ऋतुराज है। शहीद वीर नारायण सिंह को छत्तीसगढ़ के किस जिले में फांसी दी थी, ये भी क्वेश्चन आपके पेपर में आने हैं, रायपुर जिले में। मारिया प्रथा की क्या अभिप्राय है, ये आपके एमसीक्यू में आएगा या तो आपके वन वर्ड में आएगा, तो इसका होगा मृत्यु भोजन। ठीक है, उसके बाद आगे है प्रश्न 2, जो कि है प्रेम के प्रिय भूमि को अधिक उपजाऊ क्यों बताया गया। तो क्यों बताया गया है, तो प्रेम के जो प्रिय भूमि को अधिक उपजाऊ इसलिए बताया गया क्योंकि प्राकृतिक संपदा से परिपूर्ण या निर्जन भूमि प्रेम से परिपूर्ण है। ठीक है, तो निरंतर जल का प्रवाह इस भूमि से को अधिक, जो जल है ना, पानी का जो प्रवाह है वो निरंतर मतलब बहते रहता है, इसलिए इसको अधिक उपजाऊ बताया गया। ठीक है, जहां पानी अच्छा है वहां उपजाऊ अच्छा है, आपको पता है। उसके बाद है घन शब्द के दो कोई पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो घन के पर्यायवाची है बादल, मेघ, जलधर, जलद, ये आपको कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में आएगा। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं, जहां पे आपको तीसरा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तीसरा क्वेश्चन है कि चौथा क्वेश्चन है दोस्तों, आपको ये है चौथा क्वेश्चन। ठीक है,
तो जीवन का झरना कविता में मानव का मृत हो जाना क्यों और कब बताया गया है? तो बताओ भैया क्यों कहा गया है? तो ये इसलिए कहा गया है क्योंकि जिस प्रकार झरना सदैव आगे की ओर ही बढ़ती है, जो झरना है पानी का बहाव है वो हमेशा आगे बढ़ती है, ठीक उसी प्रकार गतिशीलता ही मनुष्य का जीवन है, उसी प्रकार चलते रहना। देखो यार, अगर पानी बह रहा सामने, इंसान अगर आज के आज यहीं पे रुक गया तो आगे कुछ नहीं कर पाएगा। तो इंसान का बढ़ना भी जीवन है, गतिहीनता से उसे मृत्यु। अगर आप कुछ नहीं करोगे, आज पढ़ना छोड़ दोगे, आज काम करना छोड़ दोगे, तो क्या मतलब? तो इसको आप अपने वर्ड में भी लिख सकते हो, तो वो मृत्यु ही है। अगर कुछ नहीं करोगे, सोओगे खाओगे, तो एक हिसाब से मृत्यु वाला ही जीवन जी रहा है, जिसको आलस कहा जाता है। तो ज्यादा दिन आलस नहीं टिकता दोस्त। उसके बाद आगे चलते हैं, यहाँ पर प्रगतिवाद की विशेषताएं लिखिए। प्रगतिवाद की क्या विशेषताएं भैया? तो प्रगतिवाद की विशेषताएं हैं सामाजिक यथार्थ का चित्रण, जैसे भूखमरी, गरीबी, बेरोजगारी, अकाल, ईश्वर के प्रति जो है अनास्था भी मानवीय संघर्ष को महत्व, नारी का सम्मान, नारी को शोषण मुक्त कराने का प्रयास, जो प्रगतिवाद की विशेषता। प्रगतिवाद मतलब समझ रहा है कि कुछ बढ़िया है, मतलब क्या कर सकता है भाई प्रगतिवाद में? तुमको समाज को बढ़ावा देना है, समाज में अच्छी चीजें लाना है, जो नारी है उनको आगे करना है, उनको पढ़ाना है, जो लोग अच्छे अच्छे जो शोषण वोषण होता है उन सबको विद्रोह करना, ये एक प्रगतिवाद का रहता है। जैसे कि ये आंसर है, उस पर तुम देख सकते हो, मैं समझा दे रहा हूँ, अगर आंसर पढ़ूंगा तो फिर मजा नहीं आएगा। तो ये आंसर तुम देख सकते हो अपने हिसाब से और उसको पढ़ सकते हो। उसके बाद है सी कुमार किसान से मजदूर कैसे बन गया, ये क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। मृत्यु भोज के लिए शिव कुमार को अपनी खेती बाड़ी बेचनी पड़ी और अब जीवोपार्जन पर कोई साधन नहीं है, तो उसको भैया उसी वजह से मजदूरी करनी पड़ी। भैया अगर मृत्यु भोज के लिए जमीन आज के टाइम में, यार देखो आपको पता है कि जमीन अगर आप भूल जाओगे, जमीन अगर बेच दोगे तो जमीन के अलावा इंसान के पास रहता ही क्या है, तुम मुझे बता दो। नहीं रहता, कुछ नहीं रहता। जमीन आज का एक सही है, सोना चांदी तो चलो बहकावा है, लेकिन जमीन जिसके पास है वो वाकई में अमीर है। ठीक है। आईना व अक्कड़ प्रत्यय लगाकर दो वाक्य, तो आईना तो यहाँ पे लगाओगे तो पंडिताइन, ठकुराइन, लैलाइन, बनियाइन। ठीक है। अक्कड़, भुलक्कड़, घुमक्कड़, पियक्कड़। पियक्कड़ तो सबको पता होगा, अक्कड़, भुलक्कड़, पियक्कड़। ठीक है दोस्त। उसके बाद है 8वां क्वेश्चन, जहां पर देखने को मिलेगा राणा ने मीराबाई को विष का प्याला क्यों भेजा होगा और मीराबाई उस विष को पीते हुए क्यों हंसी, अपने विचार में लिखना है। तो भैया मैं यहां पर बताता हूं, जो हमारी जो मीराबाई जी थी वो कृष्ण भक्ति थी, ठीक है ना। उसको वो विष का मारने की कोशिश किया था राज परिवार ने, लेकिन वो सफल नहीं हुआ, क्योंकि जो कृष्ण भगवान में डूबे रहेंगे उसका विष क्या कर पाएगा दोस्त, क्या कर पाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा। तो इसी प्रकार इसके आंसर्स भी है, तो इसके आंसर्स को तुम अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है। मैं आपको ऊपर की चीजें हैं जो तुमको याद रखनी चाहिए वो चीजें यहाँ पे रिवाइज करा रहा हूं, और यहाँ पर सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है यहाँ पर अनुप्रास अलंकार की परिभाषा लिखते हुए 2 उदाहरण भी लिखिए। तो अनुप्रास का अर्थ है किसी वस्तु को अनुक्रम में लिखना, एक ही वर्ण की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार हो तो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है। जैसे कि उदाहरण, तरनी, तनुजा, तट, तमाल, तरुवर, बहु, छाया। यवन को दिया गया, मतलब दिया गया 2 बार हो रहा है, मतलब किसी वस्तु का अनुक्रमण, मतलब वो जो वर्ड है उसको 2 बार 3 बार, जैसा कि होता है ना कि चंदू की चाची ने चंदू की चाची से, ऐसा ऐसा जो चाचा यूज हो रहा है। जैसे कि होता है एक और है, तोते की चम्मच है, ऐसा टाइप का कुछ आता है, वो टाइप का। ठीक है। जहां पे ज्यादा वर्ड यूज होते हैं। उसके बाद है यहाँ पर छायावाद के रचनाकार व उनकी रचनाओं के नाम लिखिए। तो छायावाद के रचनाकार कौन है जी? अयोध्या सिंह उपाध्याय। ठीक है। छायावाद मतलब अयोध्या, जयशंकर, सूर्यकांत और सुमित्रा और महादेवी, और यहाँ पे उनकी रचनाएं हैं, इसको तुमको याद करना पड़ेगा। क्योंकि अयोध्या जी की जो रचना है वो है वनवास है, वैदेही वनवास, अरियोध, और यहाँ पर महादेवी जी की है रश्मि, निर्जा। तो ये सब याद करना है। ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं आगे 11वें क्वेश्चन में। 11वां क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। जिसका है भूकृति चढ़ाना, मतलब क्रोधित होना। यहाँ पे दी वर्ड से ही समझ आ रहा है, भीक्रूटी मतलब बहुत अजीब सा वर्ड, मतलब क्रोधित वर्ड। ठीक है। गागर में सागर भरना, सिंहासन खाली करना, आरती के लिए ढूंढना। तो चलो इसके हम यहाँ पर देखते हैं। ठीक है। तो देखो भैया, गागर में सागर भरना मतलब थोड़े शब्दों में बहुत कुछ कह देना। गागर में सागर भर रहा, मतलब सागर मतलब भरा पानी, गागर मतलब थोड़ा सा, तो थोड़े शब्दों में बहुत कुछ कह देना। ठीक है। तीसरा है सिंहासन खाली करना, मतलब है सिंहासन खाली करना, एकदम अच्छे से समझ आ रहा है कि सत्ता छोड़ना, सिंहासन छोड़ देना मतलब सत्ता है। ठीक है। आरती के लिए ढूंढना मतलब खोजना। तो यहाँ पर प्रयोग भी किया गया है, तो प्रयोग को तुम देख लेना। उसके बाद अथवा है, जहां पर पूछा गया निम्नलिखित सामाजिक शब्दों का विग्रह कर प्रकार लिखिए।
तो यहाँ पर आपको विग्रह करके प्रकार लिखना है, जो कि राम प्रसाद है तो राजा राम प्रसाद है तो राजा का प्रसाद तत्पुरुष समाज, नीलांबर है तो नीलांबर कर्मधारय समाज, ये सब कर लेना। राज रानी मतलब होता है राजा और रानी द्वंद्व समाज, चौमास होता है चार द्विगु समाज, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पर वीर नारायण सिंह को कौन से मालवी मूल दिखते थे और उन्हें अद्वितीय क्या बोला गया है, तो यहाँ पे अद्वितीय सिद्ध करते हैं, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर देख लीजिएगा। तो वीर नारायण सिंह जो है, उसके बाद आगे क्या है, आगे देख सकते हैं जैसे कि वीर नारायण सिंह धर्मपरायण, मृदुभाषी, मिलनसार, परोपकारी थे, ठीक है। वे अपने गुरुओं से धर्म संबंधी नीति संबंधी शिक्षा लेते थे। वे शस्त्र विद्या में भी बाल्यकाल से प्रवीण थे। अपनी जमींदारी से उन्होंने तालाब खुदवाए, वृक्ष लगवाए और पंचायतों के माध्यम से जन समस्याओं का समाधान किया, ठीक है। सोना खान में उनकी इस परोपकारी प्रवृत्ति के 3 उदाहरण हैं, राजा सागर, रानी सागर और नरेंद्र सागर। देखो भैया वीर नारायण सिंह का ये जो क्वेश्चन है वो आपके पेपर में कहीं ना कहीं कोई ना कोई सेट पे आएगा, तो बढ़िया से कर लेना, ठीक है। उसके बाद है आगे, सुहागित नृत्य के समय टोकनी से भरे धान के ऊपर सूखा रखने का क्या अर्थ है, सुहा रखने का, ठीक है। तो सुहागित नृत्य के समय टोकनी भरने, रुको 2 मिनट भाई मुझे फोन आ रहा है यार, देखो भैया 2 मिनट रुक जाना, क्या है आप लोग के मैसेजेस आ जाते हैं यार बीच बीच में। तो चलो बंद करते हैं ये फोन वोन में, बढ़िया चीज नहीं, फोन मत चलाना भाई आप लोग भी। उसके बाद है सुहागित नृत्य के समय टोकनी से भरे धान के ऊपर सुहा रखने का क्या अर्थ है। तो सुहा नृत्य के समय टोकनी से भरे धान, देखते हो आप लोग सुहा जब होता है तो क्या होता है टोकनी में। तो भैया देखो सुहा गीत जो है नृत्य के समय टोकनी से भरे धान के ऊपर सुहा रखने का अर्थ है आत्मा का प्रतीक। ये नहीं पता था तुम लोग को, मैं बता रहा हूँ। सुहा अर्थात तोते की प्रतिमा, देखे आप लोग वो जो टोकरी होता है उसमें तोते रहते हैं, ठीक है। रख स्त्रियां अपने चारों ओर वृत्ताकार स्थिति में नाचती गाती, देखो गोल ऐसे घूम के जो है यहाँ पे नाचते हैं, पता है आप लोगों को। जिस तरह कबीर के हंसा को आत्मा का प्रतीक माना गया है, ठीक उसी प्रकार छत्तीसगढ़ी लोकगीत में सुहा तो आत्मा का जीत माना भैया, जो रखते हैं तोता आत्मा का प्रतीक है। यहाँ पर जो है गोल बनाकर नाचते हैं, जो स्त्रियां होती है वो हरे कलर की जो है साड़ी पहनी होती है, ये तुम अच्छे से जानते हो, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ क्वेश्चन आंसर करने वाले, काव्यांश को आपको खुद से कर लेना है, क्योंकि काव्यांश के चक्कर में मैं नहीं पढ़ने वाला दोस्त। मैं क्वेश्चन आंसर को ऐसा रटाऊंगा ना तुमको कि तुमको दोबारा देखना नहीं पड़ेगा, ठीक है। काव्यांश है, अथवा में है, या जीवन क्या है, निर्जर है, मस्ती है, इसकी पानी है, तो ये जो है ना सारे काव्यांश को आपको अच्छे से कर लेना है, ठीक है। मैं क्वेश्चन आंसर के लिए आया हूँ, पत्र के लिए आया हूँ, तो पत्र और क्वेश्चन आंसर कराऊंगा, क्योंकि इसे क्या समझाना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। उसके बाद है पुरस्कार कहानी के आधार पर मधुलिका के 3 चारित्रिक गुण बताओ। तो 3 विशेषताएं मधुलिका की क्या है, क्या पढ़े भैया तुम लोग, क्या पढ़े क्या। तो पहला जो है देशभक्त बालिका, ठीक है। उसके बाद है स्वाभिमानी थी, उसके बाद थी परिश्रमी, ठीक है। तो जो मधुलिका थी भैया वो स्वाभिमानी थी, देशभक्त थी, मतलब सीएम मित्र की कन्या है मधुलिका, अपने पिता के समान देश में सर्वोच्च नियंत्रण के लिए तैयार है। अपने पिता के समान जो देशभक्ति भैया, अगर बाप अगर है तो बेटी तो होगी या बेटा तो होगा ही, नॉर्मल सी बात है। स्वाभिमानी भैया जो देशभक्त है वो स्वाभिमानी भी होंगे, परिश्रम भी होंगे, ठीक है ना। परिश्रमी, जिम वाले को परिश्रमी नहीं बोलते भैया, जो मेहनत करता है। मैं परिश्रमी किसान के बेटे को और किसान को मानता हूं, ठीक है। तुम लोग किसको मानते बता दो। उसके बाद है अथवा, गीसा ने अंत में गुरु साहिबा को क्या भेंट किया। तो भैया गीसा तो भगवान का रूप है भैया, गीसा जो है भगवान का रूप है। गीसा ने अंत में गुरु साहिबा को तरबूज भेंट की, भैया तरबूज भेंट कर रहा है ना। तरबूज खरीदने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे, तो गीता ने अपने जो गीसा नए कुर्ते भी दिए। दोस्त आज के टाइम में ये कौन करता है अपने टीचर के लिए, कोई टीचर के लिए नहीं करेगा, मेरे पता है किसके लिए करोगे तुम, ठीक है ना। कुर्ता बेच दे रहा, मतलब समझ रहे हो भाई, प्रेम प्रेम। तो एक मात्र नए कुर्ते के बदले उसने तरबूज लिया था। अरे भाई अगर कोई चीज तुम्हारे पास है तुम उसको बेच दे रहे हो तो वाकई में कितना इंपॉर्टेंट है तुमको पता होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे समझ आ गया। उसके बाद चलते हैं जेब कतरा, कहानी पढ़ने के बाद मन में कौन से भाव जागृत होते हैं। तो भैया देखो जेब कतरा कहानी मानवीय संवेदनाओं से युक्त है। वर्तमान समय में शिक्षित समाज में बढ़ती बेरोजगारी ने जिस अवसाद को जन्म दिया है वह हमारे मन की कहीं ना कहीं गहरे तक छू लेती है। कहानी के माध्यम से लेखक ने समाज की समस्या की ओर ध्यान की। तो देखो अब जेब कतरा जो कहानी है पढ़ने के बाद मन में कौन सा भाव जागृत, तो देखो भैया ये है समाज की समस्याओं को बाहर फेंकना।
समाज में, शिक्षित समाज में बढ़ती बेरोजगारी, यार पढ़े लिखे लोग बेरोजगार हो रहे हैं, उन सब चीजों को इस पाठ में बताया गया। जैसे लिखा है, वर्तमान समय में शिक्षित समाज में बढ़ती बेरोजगारी ने जिस अवसाद को जन्म दिया वो हमारे मन को कहीं ना कहीं गहरे तक छू लेती है। क्यों हुआ है, क्या हुआ तुमको? पढ़े लिखे लोग नौकरी नहीं कर पा रहे, पढ़े लिखे लोग बेरोजगार हैं, क्यों हैं, ये इस पाठ में बताया गया है। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं दोस्त, जहां पे बोला गया लेखक बनने के लिए शरद बाबू के क्या क्या सुझाव थे। तो शरद बाबू वाले प्रश्न आपको मैं पेपर से पहले बता देता हूं, 100% आएगा। ठीक है, तो कर लेना। उसके बाद है लेखक बनने के लिए क्या करना पड़ता है भैया। लेखक बनने के लिए शरद बाबू ने अनेक सुझाव दिए थे, जो इस प्रकार है। जो लिखना हो अपने अनुभव से लिखना, लिखने के बाद तुरंत किसी को सलाह नहीं देना, वरना उसे 2-3 महीनों के लिए रख देना, ठंडे मन से स्वयं ही सुधार लेना, जब संतोष को रचना ठीक है तो दूसरों को दिखाना, अपनी कलम से किसी को निंदा मत करना, अपने कमाया धन से। देखो अब मैं इसका पूरा सुझाव बताता हूँ। घिसा जो शरद बाबू जी थे वो बढ़िया आदमी थे। ठीक है, उन्होंने सुझाव क्या दिया था दोस्त, उन्होंने सुझाव दिया था कि तू जो लिख रहा है ना उसको पहले पढ़ लेना, ठंडे मन से पढ़ लेना। क्या हम लोग क्या करते हैं, ऑरा बनाने के चक्कर में क्या करते हैं भैया, नेता रैली से आए वीडियो डाल दिया, रील डाल दिया। नहीं रे भैया, वैसा कुछ मत करना। जो तू कर रहा है उसको तू अभी तुरंत देखना, उसके बाद थोड़े टाइम बाद देखना, अगर सही लगे तब दूसरों को दिखाना। कैसे, क्या हम लोग आज अपना फोटो डाल दिए, 4 दिन बाद कोई उस फोटो को बोले यार मजा नहीं आ रहा तो डिलीट कर देते हैं। तो ये सब मत करना, और अपने पेन और कलम से किसी के बारे में दूसरा मत कहना, मतलब किसी के बारे में गलत मत लिखना। ठीक है, और जब तुम्हें पता हो कि हाँ ये सही है, मुझे अच्छा लग रहा है, तो दूसरों को दिखाना। ठीक है ना, अपने कमाए धन में ही कुछ धन जमा करो, ना कर सको तो किसी से उधार भी मत लो, ये बोल रहा है भैया, क्योंकि उधार की वृत्ति लेखक की आत्मा को हीन और मलिन कर देती है। तो भैया कमा सकते हो को कमाओ, अगर पैसा बचा सकते हो तो बचाओ, लेकिन उधार मत लो, बोल रहा है। ये लेखक के विरोध है। अब लेखक नहीं मानता ये सब चीजों को, लेखक बड़ा आदमी है दोस्त। ठीक है ना भाई, लेखक जैसा हम लोग नहीं पूछ सकते। ठीक है, उसके बाद जो है गद्यांश हम बताते हैं यहाँ पर, कि किसी प्रकार की प्रवृत्ति, ये जो है गद्यांश है, इसे पढ़कर तुमको आंसर देना है। ठीक है दोस्त, जैसे कि अपन कहां पे थे, यहां पर थे लेखक बाबू के सुझाव में। यही दिक्कत हो जाता है कभी कभी। यहाँ पे निम्नलिखित प्रकार के जो है, यहाँ पर क्या बोला गया, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर नीचे किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर देखना है। तो ये पद्यांश है, गद्यांश, इसे तुम अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, यहाँ पर कब किसी का मन प्रसन्न होता है, ये पढ़ोगे तो आंसर दे दोगे। तो इसको आपको तुरंत वहीं पे जाके करना, इसको बताने का कोई मतलब नहीं है मेरा। अब चलते हैं आगे। शुल्क मुक्ति हेतु आपको जो पत्र में बताया हूं वो पहले मैंने अपने मैराथन में बता दिया है, तो उसको बिल्कुल से देख लेना। 5 नंबर का होगा, जरूर से ये आएगा, तो ये अच्छे से कर लेना। उसके बाद यहाँ पर क्या है भैया, बधाई पत्र लिखना है। तो बधाई पत्र यहाँ पर कैसे लिखना होता है, 2024 की परीक्षा में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण होने के उपलक्ष्य में एक बधाई पत्र लिखना है। तो बधाई पत्र लिखने से पहले तुमको एड्रेस लिखना है, फिर अपने दोस्त को लिखना, प्रिय मित्र रुपेश नमस्कार। हम लोग क्या लिखेंगे भाई, नमस्कार तो नहीं लिखते, हम लोग लिखते हैं हे दोस्त, हेलो, व्हाट्सअप, ये लिखते हैं। ऐसा नहीं लिखना, एकदम हिंदी के हिसाब से लिखना भाई, प्रिय मित्र रुपेश नमस्कार। विगत दिनों में कक्षा 10वीं की जो भी परीक्षा हुई है उसका परिणाम घोषित हुआ भैया। अगर पहला आया हो तो पता है तुमको, परिणाम तो घोषित हो ही है। तो पहला स्थान प्राप्त किया, यह जानकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हुई, बोल रहा है। ईश्वर से मेरी प्रार्थना है आप इसी तरह आगे बढ़ते रहें। मेरी ओर से हार्दिक बधाई। घर में पूज्य पिताजी एवं माँ को मेरा सादर प्रणाम बोलना। आपका छोटा आशीष से शुभ। ये एक तरीका है लिखने का, इसको एक पैटर्न बोला जाता है। ठीक है, फालतू नहीं है। उसके बाद निबंध में बता दिया जीवन में खेलों का महत्व और विज्ञान के चमत्कार। ये जीवन में खेलों का महत्व आएगा ही आएगा। ठीक है, ये देख लेना, और विज्ञान के चमत्कार। ठीक है, अब होते हैं मॉडल ए जो है, सेट ए जो है बंद हो जाता है दोस्त यहां से। नो, हमने यहाँ पे सेव नहीं करना। अब चलते हैं सेट नंबर 2 में। तब तक देखता हूं भैया रिकॉर्ड हो रहा है ना। हाँ भैया रिकॉर्ड तो हो रहा है। ठीक है, तो रिकॉर्ड हो रहा है। माइक का आवाज थोड़ा कम ज्यादा हो रहा है थोड़ी, चलो देखते हैं माइक को। अब यहाँ पे जो है स्टॉप। तो अब चलते हैं यार दूसरे सेट में। दूसरा सेट जैसा कि यहाँ पे देख रहे हो तुम लोग। ठीक है, सब ठीक है ना भाई, सब सही से चल रहा है ना वीडियो में। हाँ चलो ठीक है, देख लेता हूँ। ठीक ठीक ठीक। तो भैया अब सही विकल्प पर आ गए हैं हम। तो यहाँ पर सही विकल्प सबको दिख रहा होगा यार। देखो
बहुत शादी वादी का सीन है दोस्त, मजा नहीं आता है पढ़ाने में जब इतना वहां जाता है। तो यहाँ पे चंद्र गहना है, सही विकल्प का पहला क्वेश्चन है। नगर है, गांव है, शहर है, जिला है, क्या है? कमेंट में बताओ भैया, क्या 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 कौन क्या कर रहा है भाई। तो यहाँ पे चंद्र गहना क्या है? गांव है, ठीक है। उसके बाद दूसरा है, विश्व का सबसे बड़ा जनतंत्र किसको माना गया है? भारत को माना गया है ना कि चीन को माना गया, अमेरिका को माना गया? बताओ भैया, ट्रंप वाले भैया बताओ भैया। नहीं भैया, भारत को माना गया, ठीक है। उसके बाद है अपनी अपनी बीमारी पार्ट की विधा है, क्या विधा है इसका? निबंध है, व्यंग्य है, जीवनी है, रेखा चित्र है, क्या है? तो ये एक व्यंग है, अपनी अपनी बीमारी क्या है? व्यंग है, ठीक है। अपनी अपनी बीमारी अगर याद नहीं रख सकते कैसे याद रखने का? मेरी बीमारी क्या है भैया? व्यंग है। कोई मजेदार नहीं, व्यंग मतलब समझ रहे हो? व्यंग मतलब मेरा जो बीमारी है व्यंग है, ऐसे याद रखो, याद रहेगा कि हाँ भैया नॉलेज गुरुजी वाले बोले थे अपनी अपनी बीमारी क्या है? व्यंग होता है। व्यंग मतलब समझ रहे? व्यंग मतलब खुद देख लो अपने हिसाब से, जमा लो क्या जमाओगे। माटी वाली रहने वाली थी शहरी टिहरी, तो ये है टिहरी इसका आंसर होगा, ठीक है ना। अगर मैं सही कहीं पे गलत होता हूं तो प्लीज उसे सुधार लेना, ठीक है। गृह प्रवेश कविता में प्रयुक्त छंद है, क्या छंद है यहाँ पर आपको बताना है। तो छंद आप बताइए, कमेंट में बताइएगा। बेवरे है, मुक्त है, चौपाई है, दो है, चलो जल्दी बताओ क्या है। ठीक ठीक, नहीं भाई, हाँ हाँ मुक्त मुक्त, हाँ ठीक। उसके बाद है रिक्त स्थानों की पूर्ति करे। कन्यादान कविता में खालिस्तान के बीच संवाद हो रहा है, माँ बेटी के बीच हो रहा है, ननंद भाभी के बीच हो रहा है? जल्दी बताओ भैया, माँ बेटी लिखो या ननंद भाभी लिखो, चलो। हाँ ठीक ठीक, चलो चलो। चिड़ियों को अंतापुर में बुलाने के लिए कवि खालिस्तान टांगता है, आईना टांगता है, पर्दा टांगता है, यहाँ पे बताना है। तो क्या टांगेगा? आईना टांगेगा, ठीक है। जहां वर्णों की आवृत्ति होती है वहां खालिस्तान अलंकार होता है, कौन सा अलंकार होता है? चलो बताओ, तुरंत बताओ दोस्त। ठीक ठीक। उसके बाद आगे चलते हैं, यहाँ पर यार जो है देखना पड़ेगा आपको, घुघुआ शब्द का अर्थ क्या होता है? आशा क्या है? उल्लू से। उसके बाद है यहाँ पर कि सील के बवरे पाठ में खालिस्तान का वर्णन किया गया है, तो क्या चीज का वर्णन किया गया आपको बताना। विदाई का समय, जन्मदिन क्या है? विदाई का समय, ठीक है। अब चलते हैं, एक शब्द वाक्य में उत्तर दीजिए। चिड़ियों का दाना चुग कर लौट जाने पर कवि कैसा महसूस करता है? तो वो महसूस करता है एकांकी। उसके बाद है सात पाठ की विधा क्या है? क्या विधा है भैया? कविता। सात पाठ मतलब समझ गए, उसको कैसे याद करना? जैसे कि मैंने बोला अपनी अपनी बीमारी क्या है? व्यंग है। सात पाठ मतलब देख लो भैया, सात पाठ मतलब ऐसा लग रहा है पाठ करना है, और पाठ करोगे तो कविता बोलना है। हमको तो पोयम आता है पाठ के नाम में, हनी सिंह का पोयम बोलो तो सात मतलब होता है, सात पाठ लिखा होगा मतलब पोयम, पोयम मतलब हनी सिंह, हनी सिंह मतलब कविता, ठीक है। तीसरा है मलिक मोहम्मद, अरे मलिक मुंबई बोल रहा था, मलिक मोहम्मद जायसी के महाकाव्य का नाम लिखिए, तो क्या है? पद्मावत। चौथा है छत्तीसगढ़ का प्रथम शहीद किसे माना जाता है? तो वीर नारायण सिंह, वीर नारायण सिंह छत्तीसगढ़ का प्रथम, यह आएगा, ठीक है। इसके बाद है संजुति शब्द का हिंदी अर्थ लिखिए, तो उसका जो हिंदी अर्थ है वो है सांप, ठीक है। उसके बाद है विजन किसी व्यापारिक नगर से क्यों श्रेष्ठ है? तो विजन किसी व्यापारिक नगर से क्यों श्रेष्ठ है? क्योंकि बताना है कि घनी आबादी व कोलादूर से दूर शांत सुरण्य यह निर्जन स्थान कवि को नगर से श्रेष्ठ प्रतीत होता है। यहाँ की भूमि में प्रेम दिखाई देता है, यह उपजाऊ है, जो वनस्पतियों का आश्रय देती है। सिंपल सा बात है भैया, कवि को अगर व्यापारिक नगर से क्यों श्रेष्ठ है, ये अगर विजन पूछ है तो वहां शांति है, औरों का शोरगुल नहीं है, एक अच्छा वातावरण है, पुष्प वनस्पति पेड़ पौधों से रखा हुआ घेरा हुआ है, इसलिए कवि तो पसंद है, बात खत्म, ठीक है। उसके बाद है तीसरा क्वेश्चन, मानवीकरण अलंकार की परिभाषा देते हुए एक उदाहरण लिखो। तो जहां जड़ प्रकृति पर मानवीय क्रियाकलापों का आरोपण हो, जहां जड़ प्रकृति पर मानवीय क्रियाकलापों का आरोपण हो वहां मानवीकरण अलंकार होता है। मतलब समझ रहे हो, जड़ प्रकृति पर मानवीय क्रियाकलाप, बस इतना याद रखना। मानवीकरण बोलेंगे मानवीय क्रियाकलाप होगा कहां पर? जड़ प्रकृति पर, वो आरोपण होगा वो होगा मानवीकरण अलंकार, ठीक है। होप से मजा आ रहा होगा यार। उसका तो उदाहरण है, मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के, लो यह लतिका भी भर आई, मधु मुकुल नवस रसगारी, मेघाएं आसमान से उतर रही, संध्या सुंदरी पड़ी सो धीरे धीरे, ये तुम देख लेना। उसके बाद है चौथा, बांझ के हरे भरे पेड़ और फ्रूट के माध्यम से लेखक का क्या कहना है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भैया इसके माध्यम से हमारे लेखक भैया कहना चाहते हैं कि हिलना और झुकना अर्थात परिस्थितियों से समझौता करना,
ठीक है। जिस जीवन में समझौता नहीं, संवाद नहीं, सामंजस्य नहीं, वह जीवन जीने युक्त नहीं होता, वह जीवन जड़ हो जाता है। कहने का तात्पर्य हमारा जीवन वृक्ष की तरह है, कभी झुकना है तो कभी हवा में उड़ना है तो कभी नीचे झुक के भी रहना है, ठीक है ना। यही जीवन का है। मतलब बोलो बांध क्या हरे बड़े पेड़ और फूल के माध्यम से लेखक क्या बोलना चाहता है कि देखो भाई, तुमको हिलना भी है और झुकना भी है। अगर ये दोनों नहीं करोगे, परिस्थितियों के हिसाब से नहीं डलोगे तो इंसान इंसान ही क्या यार। एक करोड़पति आदमी परिस्थितियों के हिसाब से गरीब हो जाता है तो वो झुक जाता है, और नहीं झुकेगा तो खत्म। तो वही बताया गया यहाँ पर, ठीक है। तो आगे चलते हैं। यहाँ पर प्रश्न 5वां है, अमरकंटक क्षेत्र को आम्रकूट किसने और क्यों कहा है? तो भैया कालिदास ने अमरकूट की संज्ञा दी गई है, या क्षेत्र आम के वृक्षों से आच्छादित है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कर लेना। उसके बाद है श्री कुमार की माँ क्यों कहते क्या कहते कहते रो पड़ी। तो भैया यहाँ पर थोड़ा इमोशनल हो गया। श्री कुमार की माँ अपने पति का स्मरण करते हुए कहती है, उसने स्वयं यह गीत बनाया था, दूध दही पीबो भैया नहीं पियन दारू ला। लेकिन सब इसके विपरीत हो रहा है। भैया वो खुद बनाया यार दूध दही पीबो दारू नहीं पियन, लेकिन एवं अब दारू पिए चालू कर दे। सबके हाथ में मदिरा है और उसका सेवन कर वह पंचायत में बैठ फैसला करने आते हैं। वे बिना मरिया भात अर्थात मृत्यु भोज खाए नहीं रह सकते। यह कहते कहते वह रो पड़ी। यही दुख है, ठीक है। खुद कहते थे दारू नहीं पी, दूध दही पीबो दारू नहीं पिए, लेकिन आज विपरीत है, सब वही पीपा का थे। उसके बाद है जेब कतरा ने लेखक की मां को पैसे क्यों दिए भेजे। तो वो जो है उसने खत पढ़ा था यार जेब कतरा ने, जिससे लेखक ने नौकरी छूट जाने का जो है बता रहा था, तो इसलिए उसने पैसा दे भेजा, ठीक है। तो यही है, थोड़ा पत्र पढ़ा, वहां पे लिखा है कि भाई मेरी समस्या है, मेरी जो नौकरी थी वो छूट गई, जो 9 रुपए मेरे थे वो किसी चोर ने ले गए, तो मुझे पैसा देना पड़ रहा है। संपूर्ण कविता में झरना मानव जीवन विभिन्न भाव बोधों से जुड़ता है, कैसे अपने विचार प्रयुक्त प्रस्तुत कीजिए। तो झरना अपनी प्रकृति से मनुष्य को संदेश देता प्रतीत होता है कि यदि दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो जिस प्रकार या बाधाओं को पार करते हुए अपना लक्ष्य निर्धारित करता है, ठीक उसी प्रकार मानव भी जीवन में मर्म को समझ सकारात्मक दृष्टि से विचार करते हुए जीवन संघर्षों में विजय प्राप्त करता है, ठीक है भैया। संपूर्ण जो कविता में झरना है मानव जीवन के विभिन्न भाव बोधों से जुड़ता है, कैसे, तो यहाँ पर ये बताया गया, ठीक है। उसके बाद है छायावाद की विशेषता। पहले हम लोग प्रगतिवाद देखे थे, अब छायावाद है। तो देखो भैया, प्रकृति की मानवीकरण किया गया है और नारी सौंदर्य का सूक्ष्म चित्रांकन है। दूसरा है अध्यात्मता के प्रति कवि का प्रेम जो है, कवि प्रेसी को कवि चेतन प्रकृति के रूप में दृष्टिगत होता है, ठीक है। तीसरा है व्यक्तिगत भावनाओं को प्रधानता है। चौथा है नारी के स्थूल नहीं सूक्ष्म स्वरूप की जो है अभिव्यंजना है, और वेदना व करुणा का अध्याय है। इसको आप पढ़ लेना यार, मेरे को मजा नहीं आ रहा है। उसके बाद है शब्दों का जो है यहाँ पर करना है किला किला, ये जो कल मैं पहले बता दिया था वाले मैराथन में बता दिया हूँ, ये पावन हंसा, ये यहाँ से आएगा क्वेश्चन, ठीक है। इसको अच्छे से देख लेना, ठीक है दोस्त। तो यहाँ पर आगे चलते हैं। अब भगत का सबसे विराट जनतंत्र किसे कहा गया? जगत का जो है सबसे विराट जनतंत्र है वो किसको कहा गया भैया? क्यों जो भारत को है जनतंत्र का जो है सबसे विराट जनतंत्र भारत को कहा गया है, क्योंकि यहाँ जनसंख्या बहुत अधिक है। जान रहे हो भैया, जनसंख्या अधिक है, मैं कोई बोलने वाला नहीं हूँ इस पर। और यहाँ पर जन संप्रदाय भी बहुत है यार, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब है। तो यहाँ मानने वाले जो है निवास करने वाले बहुत है। 2 मिनट रुकिए दोस्त। हेलो, हाँ भाई बोल यार। हाँ वो कल का बता पूछने के लिए लगाया था। हाँ चल ठीक है, मैं भी क्लास ले रहा हूँ, रखता हूँ। उसके बाद है यहाँ पर दुनिया में क्या नहीं कौन सी चीज मैंने अपने हाथों पैदा नहीं की। इस कथन को ध्यान में रखकर मजदूरों द्वारा किए गए निर्माण कार्य को अपने शब्दों में लिखो। देखो भैया, मजदूर के बिना कोई काम नहीं हो रहा। कोई महल बन रहा है तो भाई मालिक नहीं बनाता, उसको मजदूर बनाते हैं। कुछ भी हो रहा है, कहीं कोई प्रोडक्ट बन रहा है वो मजदूर के बिना हो रहा है। किसान भी कर रहा है, मजदूर के बिना कर रहा है। मजदूर के बिना कुछ नहीं होने वाला। समुद्री जहाज, खनिज उत्पाद, निर्माण कार्य, वायुयान, कृषि, कुछ भी मजदूर के बिना नहीं है। लेकिन मजदूर क्या है भाई? लेकिन मजदूर भी कहीं ना कहीं वो है, डर है उसको
कि उसका जो मालिक है वो पैसा नहीं देगा तो वो क्या करेगा, अगर मालिक काम नहीं देगा तो यही सब जीवनबद्ध श्रम उनके जीवन में है। तो यही सबको अपने वाक्यों में यहाँ पर लिखना है। यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको पढ़ लेना तुम लोग, मैंने जो है वो बता दिया है, अच्छे से कर लेना, ये क्वेश्चन आएगा। उसके बाद है बादल में गिरते देखा है, कविता के प्रकृति चित्रण को अपने शब्दों में लिखिए। तो देखो, बसंत ऋतु मंद मत्थर गति से वायु प्रवाहित होती है। कवि वर्णन करते हुए कहते हैं कि सूर्य का अरुणाभा लालिमा से सारा आकाश आच्छादित है। पर्वतों की चोटियां पर इन किरणों से पड़ते से चारों ओर स्वर्णिम आभा बिखरी हुई दिखाई देती है। प्रातःकाल सूर्य के आगमन से अभिषक्त चकवा और चकवी अपना क्रदन बंद करते हैं, सरोवर के पास उन्हें प्रणय क्रिया में रख दिया जाता है। ठीक है, तो इसको अपने वाक्य में लिख लेना। बहुत थोड़ा सा जो है लिखा हुआ है, बहुत जो बच्चे नहीं समझ पाते ऐसा लिखते क्या है बोलता हूं। ठीक है, उसके बाद आगे है अविवेकपूर्ण व अंधाधुंध खनन से अमरकंटक क्षेत्र प्राकृतिक जो है पर्यावरण को किस प्रकार नुकसान हुआ। देखो भाई, अंधाधुंध खनन होगा तो कोई भी कितना भी जगह अच्छा रहे खत्म होना तय है। वहां जो हवा है, वायु है, जहाँ के लोग हैं, बहुत प्रभाव पड़ते हैं इन सब चीजों को। तो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है अमरकंटक का क्षेत्र खनिज संपदा से भी परिपूर्ण है। मनुष्य की स्वार्थी प्रवृत्ति और आवश्यकताओं ने पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया है। जंगलों को नष्ट कर उसे नैसर्गिक सौंदर्य को क्षति पहुंचाया जा रहा है। एल्यूमिनियम का क्षुण्ण भंडार है, यहाँ उसका उत्खनन पर बाल को ले जाया जा रहा है। पहाड़ों को काटकर ट्रालियों द्वारा खनिज पदार्थों की जो है यहाँ पर एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना, ये सारी चीजें हो रही है। तो भैया बहुत दिक्कत है। ठीक है, अपने हिसाब से इसे लिखना, क्योंकि अपने हिसाब से लिखोगे तो ज्यादा लिख पाओगे। वैसा वर्ड टू वर्ड लिखने का कोई मतलब नहीं है, लिखते हो तो और अच्छा है, नहीं लिख पाते तो अपने वर्ड में लिखना। उसके बाद है छत्तीसगढ़ की जनता के बीच वीर नारायण सिंह ने आज भी लोकप्रियता क्यों है। तो वीर नारायण सिंह भैया पहला बलिदान देने वाला आदिवासी वीर था, आपको पता है। तो 19वीं शताब्दी, वीर नारायण की बात है, 19वीं शताब्दी में पुनर्जागरण काल में राजनीतिक सामाजिक संचेता के साबिर वीर नारायण सिंह थे। छत्तीसगढ़ में स्वाधीनता के लिए पहला बलिदान जो है आदिवासी वीर था, वो वीर नारायण सिंह थे। क्योंकि जिस प्रमाणित कर दिया है स्वाधीनता में अग्नि क्षेत्र में आदिवासियों ने हृदय की बराबर धधक रही है। उन्होंने अपने जीवन में लोगों के लिए जो कार्य किए हैं, जनता उसके आगे नम मस्तक है। आजादी की लड़ाई में वो छत्तीसगढ़ के प्रेरणा स्रोत हैं और बलिदान व्यर्थ नहीं गए, इसलिए वे आज भी लोकप्रिय। तो भैया अगर वीर नारायण सिंह नहीं होते तो छत्तीसगढ़ नहीं कहलाता, बहुत सारी चीजें नहीं हो पाती। वीर नारायण सिंह एक आदिवासी वीर है भैया, जो बलिदान दिए थे, पहले रायपुर में उनको बलिदान दिया गया था। तो ये सारी चीजें यहाँ पर लिखना है। ठीक है, उसके बाद है पंथी नृत्य भाव प्रवण नृत्य। ठीक है, पंथी नृत्य मतलब समझ रहे भैया, यह सतनाम संप्रदाय के भक्तों द्वारा गाया जाता है। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले मैराथन में भी बताया, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है आपको। तो ये सारी क्वेश्चन जो है कर लेना अच्छे से। ठीक है, उसके बाद आगे है यहाँ पर काव्यांश जो है दिया गया है, काव्यांश का भावार्थ लिखना। सरल काव्य सा सुंदर जीवन हम सांदन बिताते हो, तरु जल की शीतल छाया में चल समीरो सा गाते हो, सरिता के निर्व जो प्रभाव सा बढ़ता हो, अपना जीवन हो उसकी प्रत्येक लहर में अपना एक निरालापन। इसका भावार्थ आपको लिखना है। ठीक है, अथवा में भी है तो अथवा में भी इसका भावार्थ लिखना है, तो ये तुम लिख लेना। उसके बाद हम यहाँ पे चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन में, 4 नंबर वाले। महादेवी वर्मा को अन्य विद्यार्थियों की अपेक्षा घीसा क्यों याद रहा। अभी कुछ देर पहले बात किया था, घीसा जो है बहुत प्रिय था घीसा को भी महादेवी जी विद्यार्थियों की। ये कुर्ता अगर कोई दे रहा है, जिसके पास सिर्फ एक नया कुर्ता दे रहा है, तो भैया कितना मानता है वो देखो तो। ठीक है, अन्य विद्यार्थियों की अपेक्षा घीसा ही इसलिए याद रही क्योंकि उस मालिक सहमे ने नन्हे विद्यार्थियों की आंखों में जाने कौन सी जिज्ञासा भरी थी, जो सिर्फ उन्हें ही देखा करता था। ऐसा लगता था मानो उनकी सारी बुद्धि को सीख लेना ही उसका एकमात्र लक्ष्य था। वह उसके सबसे बीच भी अकेला अपनी महादेवी ज्ञान अकृष्ट में सफल रहा है। उनकी संविधाओं ऊपर ही उठाया। लिख देना सारी चीजें कि जो है घीसा का ध्यान हमेशा अपनी जो है जो महादेवी वर्मा जी के पास था, वो उनसे वो सब कुछ सीखना चाहता था जो उनके पास है। और जो जो चीजें किए थे, जो प्रिय था घीसा किस लिए प्रिय था, ये आपको पता है। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, उसके बाद अथवा में प्रश्न है, बाध्य कार्य अन्य सरकारी निर्माण कार्य होने पर स्थानीय लोगों को किस किस तरह से समस्याओं का सामना करना पड़ता है, चर्चा करके लिखिए। तो बांध कार्य मतलब समझ रहे हो, अन्य बांध कार्य अन्य सरकारी निर्माण कार्य होने पर स्थानीय लोग को विशेषकर सबसे बड़ा भाव गरीबों, लाचार तथा असहाय लोगों पर पड़ता है। जो है विस्थापियों की समस्या चिंतनीय कि वो कहाँ रहेंगे, प्रमाण पत्रों की आवश्यकता होती है नई जगह पाने के लिए, और उनके पास नहीं होते हैं। माटी वाले वृद्ध ऐसे वर्ग में प्रतिनिधित्व करते हैं, तो भाई वह कहाँ जाएंगे, क्या रहेंगे, क्या खाएंगे, और वहां पर नहीं है तो उनका जो घर थोड़ा आशा है वो भी खत्म हो जाता है।
तो यही सब वहां पर लिखना है। उसके बाद जो है आगे चलते हैं, यहाँ पे अपठित गद्यांश यहाँ पे लिखा गया है। अपठित गद्यांश को पढ़ के जो है आंसर देना होता है, तो इसको अच्छे से दे लेना भैया। उसके बाद यहाँ पे उल्लास का संधि विच्छेद होता है, उत प्लस लास, ये आपको ऊपर में आया हुआ है, इसको देख लेना, अगर आता है तो इस प्रकार लिखना। अच्छे साहित्य के अध्ययन से होने वाले लाभ की जानकारी देते हुए अपने छोटे भाई को प्रेरक लिखना है। तो देखो भैया, अच्छा साहित्य पढ़ोगे तो अच्छा ही लाभ होगा, तो ये सारी चीजें उनको बताना है, इस प्रकार की चीजें होती है, ये यहाँ पर कर लेना अच्छे से, ठीक है। तो ये यहाँ पे कर लेना। उसके बाद जो दूसरा प्रश्न है यहाँ पर, जो 500 रुपए भेजने की आपको यहाँ पर कृपा करना है, तो ये कृपा आप यहाँ पे कर लेना, ठीक है। आपको यहाँ पर क्या करना है, अपने पिता को एक पत्र लिखना है, कुछ पुस्तकें खरीदने के लिए, ये मैंने पहले बता दिया आपको पहले मैराथन में, तो ये सब कर लेना। उसके बाद हम आगे चलते हैं। देखो ऐसे सब में एक जैसा ही आना है, तो इसी के लिए ज्यादा दिमाग मत लगाना। और इस प्रकार जो है हो जाता है खत्म यार सब कुछ। दूसरा सेट जो हमारा खत्म हो गया है। अब चलते हैं तीसरे सेट में, ठीक है। मजा आ रहा है ना भैया? तो अब चलते हैं यार तीसरे सेट पर। तो सबको सारी चीजें समझ आ रही है यार? बिल्कुल सर, जो अभी तक जुड़े हो ना एकदम अच्छे से पढ़ लेना भाई, ये सब चीजें करोगे ना तुम्हें नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है, ये मैं बोल रहा हूँ। यहाँ पे प्रबोध मॉडल सेट है तीसरा। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, छायावाद में चित्रण होता है, किस चीज का चित्रण होता है? कवि में, कवि का, समाज का, इतिहास का, प्रकृति का। तो क्या चीज का चित्रण है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर यार इसका आंसर है प्रकृति का, ठीक है। उसके बाद जो है दूसरा है, बालारूढ़ शब्द का सही अर्थ क्या है? तो बालारूढ़ शब्द का सही अर्थ क्या है? डूबता हुआ सूरज, उगता हुआ सूरज, चलता हुआ सूरज, जलता हुआ सूरज। तो ये आपको बताना है। चलो ठीक है, कमेंट करो कमेंट करो। तो यहाँ पे बोल रहा उगता हुआ सूरज, हाँ भाई बहुत सही है, ठीक है। उसके बाद उपन्यास सम्राट कहे जाते हैं, राघव यादव, वृंदावन लाल वर्मा। उसके बाद जयशंकर प्रसाद, मुंशी प्रेमचंद। उपन्यास सम्राट, उपन्यास के सम्राट कौन है? वृंदावन, ठीक है। वृंदावन का मुंशी बोले श्री राधा राधा मीरा राधा, वृंदावन लाल वर्मा, ठीक है। उसके बाद चौथा है, बरवे छंद में मात्राएं होती है। क्या मात्राएं होती है भैया? बताओ बताओ। कल मैंने पिछले पहले मैराथन में बताया है क्या होता है? 12/7, 12/7, ठीक है ना। 12 सब में है। देखो 12 है, बरवे मतलब देखो बर मतलब 12, 7 मतलब थाला फॉर रीजन, धोनी धोनी, 12/7, ठीक है। बरवे मतलब 12/7 मतलब धोनी, ये तुम यहाँ पर देख लेना। इस प्रकार का मैराथन यहाँ पे मैं ले रहा हूँ, ठीक है। तो उसके बाद है, मरिया प्रथा से अभिप्राय है। क्या अभिप्राय है भैया? मृत्यु भोज, ठीक है। ये तो बार बार पूछा गया है, 100% आएगा पेपर में, ये तुम यहाँ पर देख लेना। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए भैया, पूर्ति करो। हिंदी की प्रथम कहानी खालिस्तान को माना जाता है, किसको? इंदुमती घिसा परीक्षा। क्या है बताओ? जीवन दाई झरने के दो किनारे हैं, क्या है? सुख दुख है भैया, ठीक है ना, सुख दुख। उसके बाद आगे चलते हैं यहाँ पे, ओ भैया तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था? राजापुर में हुआ था। कल्लोलिनी शब्द का प्रयोग खालिस्तान में हुआ था, नदी, ठीक है। खालिस्तान नाचा के बहुत बड़े कलाकार थे, मुंद्रा जी जो है नाचा के बहुत बड़े कलाकार थे। और पहले का जो है परीक्षा वाला वो इंदुमती है, घिसा परीक्षा मत लिख देना, ठीक है। उसके बाद है खंड बा। खंड बा में यहाँ पर देखने को मिलेगा, एक शब्द वाक्य में उत्तर दीजिए, ठीक है। साथ कविता में किसकी कल्पना की गई है? तो यहाँ पर शांति प्रिय की कल्पना की है। दीपावली के मौसम में गाया जाने वाली सुआ गीत, ये क्वेश्चन यहाँ पे सुआ गीत वाला एक क्वेश्चन आएगा। ठिठुरता हुआ गणतंत्र किसकी कृति है? हरिशंकर परसाई की। शहीद वीरनारायण सिंह को छत्तीसगढ़ के किस जिले में फांसी दी गई? रायपुर जिले में। देवाल जाति का प्रमुख वाद्य यंत्र है कज्जू एक तारा, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं, अलसी के मनोभाव का वर्णन कीजिए। तो अलसी के पौधे पतले होते हैं, लचीले होते हैं, कल पहले वाले मैराथन में तुमको बताया हूं। और पतली होने के लिए उसे पतली और लचीली कमर की संज्ञा दी गई है। पतली हो रहे मतलब समझ रहे हो, किसी की भी संज्ञा दे दो यार, ये पतली। या अन्य पौधों के साथ उग जाती है, इसलिए कवि ने यह भाव व्यक्त किया है कि यह मिलकर उगी है। उसके नीचे नीले फूल अत्यंत मनमोहक प्रतीक हो रहे हैं, ठीक है। इस प्रकार की चीजें हैं, तो ये जरूर से कर लेना। उसके बाद है, दुब्बर बर दुआसार होगे का क्या मतलब है? तो दुब्बर बर दुआसार होगे का मतलब है विपदा ग्रस्त व्यक्ति पर और विपदा का आना, ठीक है। ये अच्छे से कर लेना यहाँ पर। तो दुब्बर पर दुआसार होगे का क्या मतलब है? मतलब विपदा आ गया है उसके ऊपर और विपदा आ जाना, ठीक है। विपदा है उसको पहले से, उसके बाद और विपदा आ गया। उसके बाद है, लक्षणा शब्द शक्ति किसे कहते हैं? लक्षणा शब्द शक्ति है उत्स, मतलब लक्षणा मतलब भैया की, लक्षणा मतलब समझ रहे हो, जिसका बोलने का है उसका अर्थ नहीं है, उसके दूसरे चीज का अर्थ है, उसको लक्षणा बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीजें यहाँ पे बोले वाक्यार्थ को ना बताकर
उसके संबंधित अन्य अर्थ को बोझ कराने वाली शक्ति जो है लक्षणा शक्ति, शब्द शक्ति कहा जाती है। वह शेर है। अंग्रेजों के लिए लक्ष्मीबाई साक्षात दुर्गा थी। काल किसी का काल नहीं देख सकता, एक दिन एक मिट्टी को मिट्टी से ही मिल जाना है। निर्धन की क्या होली क्या दिवाली, शेर वनराज कहलाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पर है। उसके बाद है बाज के हरे भरे और ठुट के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है, तो बाज के हरे भरे और ठुट के माध्यम से लेखक कहना चाहता है कि हिलना और झुकना अर्थात परिस्थितियों से समझौता करना। ये चीज मैं आपको पहले सेट पर भी बता चुका हूँ, ये क्वेश्चंस को कर लेना अच्छे से। ठीक है, उसके बाद आगे है छठवां, कवित्री को किस प्रकार का जीवन व्यतीत करने की चाहत है और क्यों। तो भैया कवित्री को संतोषप्रद, किसको अच्छा जीवन नहीं जीना, बताओ यार, सबको जीना। कवित्री को संतोषप्रद जीवन व्यतीत करने की चाहत है क्योंकि वह संसार में वमस्य और संघर्ष नहीं चाहती है। जो कुछ भी प्राप्त है उसे स्वीकार कर किसी के प्रति मन में कटुता और उससे हमारे मन में किसी प्रकार की व्याकुलता उत्पन्न ना हो और हम शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें, यही अपेक्षा कवित्री की है। ठीक है, तो ये तुम अच्छे से देख लेना। उसके बाद है यमक अलंकार की परिभाषा लिखते हुए उदाहरण दीजिए। तो यमक अलंकार क्या होता है? यमक अलंकार है जहां एक ही शब्द एक से अधिक प्रयोग हो किंतु अर्थ अलग अलग हो, वहां यमक अलंकार होता है। ठीक है, तो यमक अलंकार समझ गए। उसके बाद है यहां पर घर की मालकिन ने पीतल के गिलासों को अभी तक संभाल कर क्यों रखा है? तो घर की मालकिन ने पीतल के गिलासों को पूर्वजों की विरासत मानकर संभाल कर रखा है। कोई भी पुरानी चीज है, वो पुराना है, बहुत पुराना करके उसको और संभाल कर रखते हैं, फेंकते नहीं है। वे इसे पुरखों की गाड़ी कमाई से पेट काट कर बनाया हुआ मानती है, जिससे पुरखों की हिम्मत और यादें समाई हैं, इसलिए उन्हें पूर्वजों की विरासत से विशेष लगाव है। ठीक है, विशेष लगाव होना भी चाहिए भाई। उसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ पर आपके हिसाब से कौन कौन सा काम गलत है जिन्हें हमें नहीं करना चाहिए? तो भैया झूठ, बेईमानी, ये लालच, ईर्ष्या, क्रोध, मारपीट, मारकाट, नैतिकता के साथ चलना चाहिए, स्वस्थ समाज का आधार बनना चाहिए, समाज में कोई झूठे वादे नहीं करने चाहिए। यही एक आपके हिसाब से जो है कौन सा काम गलत है जिन्हें हमें नहीं करना चाहिए, ये आप अपने हिसाब से लिख सकते हो। ठीक है, तो उसके बाद आगे चलते हैं। एक एकांकी व्यक्ति के घर और एक परिवारित वाले घर में आप किस प्रकार का फर्क देखते हैं अपने में? देखो भैया, अगर कोई अकेला है तो उसका काम को अकेला करना, उसके दुख में वो अकेला है, अपने सुख में अकेला है, कहीं मदद चाहिए तो अकेला है। लेकिन वहीं अगर कोई साथ है तो चहल पहल है, मजे हो रहा है, मस्ती मजाक है, आनंद आ रहा है, कुलह है। तो ये चीजें आप लोग को भी पता है, तो ये सब चीजें लिख देना। उसके बाद है भाई रे ऐसा पंथ हमारा, कविता में जादू के पंथ के बारे में पद में क्या क्या बताया गया। तो दादू ने पंथ के वाद विवादों से दूर रहकर सभी को समदृष्टि से देखते हुए शाश्वत शांति एवं जन्म मरण रूपी अवगमन से छुटकारा पाने का उपाय बताया है। ठीक है, ये सब चीजें देख लेना। उसके बाद आगे चलते हैं, जहां पर आपको देखने को मिलेगा ये चीजें हमने यहाँ पर कर रखी है, कौन कौन सी चीजें कर रखी है, तो अपने हिसाब से कौन सा काम गलत है। ठीक है, मैंने बता दिया है। उसके बाद चलते हैं तीसरे में, जहां पर पूछा गया राणा ने मीराबाई को विष का प्याला क्यों भेजा होगा? मीराबाई उस रिश्ते को आते ही क्यों हंसी? तो मीराबाई थी कृष्ण भगवान की देन, और कृष्ण भगवान के भक्त को कोई कुछ कर सकता है क्या? मारने के लिए भेजी थी यार। कोई जहर भेज रहा है तो क्या करने के लिए? उसे हंसाने के लिए थोड़ी भेजेगा, मारने के लिए भेजेगा। सीधी बात है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आएगा ही आएगा, तो इसको जरूर कर लेना। उसके बाद है निम्नलिखित पद्यांश में किसी एक का भावार्थ लिखना है। ये पद्यांश है। ठीक है, यहाँ पर आपको इसका भावार्थ लिखना है, तो भावार्थ आप अपने से लिखिए यार, मैं बोलता हूँ अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, इन्हीं में से कोई एक भावार्थ आपके पेपर में आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद है समास विग्रह का प्रकार का नाम लिखिए। यथाशक्ति मतलब होता है, यथाशक्ति जो है अव्ययी भाव समास है। ठीक है, उसके बाद दशानन है, 10 है आनंद, 10 आनंद हो जिसके अर्थात रावण बहुब्रीहि समास। माता पिता है, माता और पिता द्वंद्व समास। चौमासा 4 माह जिसको द्विगुणी समास कहा जाता है। उसके बाद है निम्न मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करना। कंधे डालना मतलब पराजित होना, दिमाग चकराना मतलब कुछ समझ नहीं आना, लकीर पीटना मतलब पुरानी रीति पर चलना। ठीक है, पसीना बहाना मतलब परिश्रम करना, एकदम इजी है तो। उसके बाद घिसक अच्छा लगने के पूर्व क्या तैयारी करता था? तो ये पहले वाले मैराथन में बताया हूँ कि क्या करता था भैया, गोबर मिट्टी से लिपा पोती करता था। पहले पीपल के चबूतरे के नीचे जो वहां पर क्लास लगती थी ना, स्कूल नहीं था भैया, वहां पे पीपल के पेड़ के नीचे कबूतरे में जो है क्लास लगती थी, महादेवी जी पढ़ाते थे। तो उसके पहले वो लिपा पोती करता था, साफ सफाई करता था, कोटर में कांच की दावत
टूबे, नींब और कलम पेड़ के कोटर से निकाल कर यथास्थान में रख देता था। सारी चीजें जैसे कि अपन बोलते हैं ना, कोई कैप्टन है क्लास का, वो क्या क्या करता है, डस्टर करता है, व्हाइट बोर्ड साफ करता है, यही सब चीजें जो है मैडम के आने से पहले करते था, साफ सफाई करना, ये सब करना, यही सब चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, ये अच्छे से देखना, 4 नंबर का आएगा। उसके बाद है अंग्रेजों के दावत पर आने से पहले बाबा ने कौन सी तस्वीर हटवा दी, उन्होंने उस तस्वीर को क्यों हटाया होगा। तो भैया अंग्रेजों के दावत पर आने से पहले बाबा ने जलियांवाला बाग कांड का एक तिरंगी तस्वीर को हटवा दिया था, क्योंकि वह अंग्रेजों को रुचि का प्रतीक नहीं होता और जलियांवाला बाग में जो हत्याकांड हुआ उसका प्रमुख दोषी जनरल डायर था। यदि अंग्रेज वह तस्वीर देखते तो वह प्रभाव ठीक नहीं होता। तो यहाँ पर क्यों हटाया था, क्योंकि वह जलियांवाला हत्याकांड था जो उसके प्रमुख जो है जनरल ने किया था। भाई अगर कोई बोलेगा उसी का आदमी किया और उसी का फोटो लगाओगे तो भाई बिल्कुल से वहां पे काम तमाम होना है। उसके बाद यहाँ पे टिप्पणी लिखी है, बोला है सोनमुड़ा आमरकोट मैकल। यहाँ पे देखो सोम नदी का उद्गम है, आमरकोट क्या है, अमरकंटक के समीप एक पर्वतीय भूभाग है, पाए जाते हैं, उसको कालिदास ने उसे आमरकूट कहा गया है। मेघल क्या है भैया, ये आपको यहाँ पे बताना है। माई क्या है, यहाँ पर आपको बताना है माई का बगिया, कि नर्मदा और सोन नदी का प्रवाह क्षेत्र माई के बगिया, यहाँ सरई और आम के पेड़ों, ठीक है, आम के पेड़ों के बगीचे जो है यहाँ पर किया जाता है। उसके बाद है आपके हिसाब से कौन सा काम गलत है जिन्हें हमें नहीं करना चाहिए। मैंने आपको कुछ देर पहले ही ये क्वेश्चन बताया, क्या नहीं है, झूठ, बेईमानी, दोष, ईर्ष्या, मारपीट, मार काट, ये सब नहीं करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद गद्यांश किया गया, गद्यांश को पढ़ के आपको आंसर देना है, तो गद्यांश को आप पढ़ लीजिएगा, उसके बाद उसका उत्तर दे दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा होगा गद्यांश को पढ़कर इसका उत्तर देना है, तो ये उत्तर आप यहाँ पर देखना है। तो यहाँ पर आगे चलते हैं, जहां पर आपको देखने को मिलेगा कि जो आपको यहाँ पर पत्र है, और ये तो गद्यांश का क्वेश्चन है। नगर के स्वास्थ्य अधिकारी को यार सफाई की व्यवस्था ठीक न होने पर शिकायत पत्र लिखना है, तो शिकायत पत्र यहाँ पे लिखो। ठीक है, तो प्रति स्वास्थ्य अधिकारी रायपुर नगर निगम पश्चिमी क्षेत्र रायपुर सफाई व्यवस्था न बाबत महोदय, जो भी दिक्कत है उसको अंदर में लिखना है। उसके बाद दूसरे पैराग्राफ में प्रार्थना करना है कि इस चीज को जल्दी से जल्दी खत्म कर दो, मजा नहीं आ रहा है हमको। ठीक है, बात खत्म। उसके बाद है अपने क्षेत्र में बिजली आपूर्ति की समस्या तो संबंधित अधिकारी को शिकायती पत्र लिखना है। ठीक है, तो ये शिकायती पत्र है, इसको आप देख लेना अच्छे से। उसके बाद हम यहाँ पर चलेंगे आगे निबंध में। निबंध में आपको यार कोई देखते हो पहले ही बता दिया निबंध का मैंने। तो इस प्रकार 3 सेट यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। लास्ट सेट में बात करने वाला उसकी मिनट के लिए 2 मिनट का ब्रेक मैं लेना चाह रहा हूँ यार, क्योंकि थोड़ा पानी पीने का मन कर रहा है। तो अब चलते हैं यार चौथा और लास्ट सेट, और ये करने के बाद तुमको एक मजा आने वाला अपने पेपर देने में। याद रखोगे कि किसी ने कुछ बोला था और वो आ गया। ठीक है, तो देखो वो आ गया। अब चलते हैं चौथा सेट के पहले क्वेश्चन पर, जो कि आपके सामने इस प्रकार है। गवाक्ष शब्द का अर्थ है क्या है, कमेंट में बताओ भैया। चलो कमेंट करो यार। हवा है, आंख है, खिड़की है, दरवाजा है। देखो सही आंसर कमेंट करो भाई, मैं ज्यादा देर तक ये पूछने वाला नहीं हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर इसका सही आंसर आपको हिसाब से क्या होना चाहिए, हवा होना चाहिए, आंख होना चाहिए, खिड़की होना चाहिए। गवाक्ष मतलब होता है खिड़की मेरे हिसाब से। ठीक है, तो ये देख लेना। उसके बाद है वीणा गुंजन पल्लव रचना है, क्या है, प्रसाद है, निराला है, पंथ है, महादेवी, क्या है, कौन है यहाँ पे वीणा गुंजन का, चलो ये आप बताओ। ठीक है, तो उसके बाद है तीसरा कन्यादान पाठ के कवि का नाम क्या है। कन्यादान पाठ के कवि का नाम आपने पढ़ा होगा तो होना चाहिए ऋतुराज, जो कि मैंने पहले बता दिया। ठीक है, आती के धोती जाति के लंगोटी, कहने का मतलब है कि आप लोगों को यहाँ पर आती के धोती जाति के लंगोटी मतलब होता है फायदा उठाना। ठीक है, पांचवा है भिलाई में नौकरी दिलाने के नाम पर शिव कुमार के साथ छल किया, राम नगीना सिंह ने। ठीक है, ये नागिन लगी रहा था नाम से नागिन, तो देख लेना भाई नगीना है। और उसके बाद एक बताया था तुमको कि साथ दिया पाठ हनी सिंह, कविता, याद है ना भाई। ठीक है ना, याद रखे रहना। उसके बाद आगे है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। डिक्टेटरी शब्द से नाम से समझ आ रहा है कि ये फ्रांस शब्द है, देश है, विशेष है, तो भैया विदेशी शब्द है डिक्टेटरी। टेटेश्वर खाली खान का पक्षी, कबूतर, सूंगा, यहाँ पे बताना है तो आप बताइए सूंगा। माटी वाली पाठ की विधा क्या है भैया, माटी वाली पाठ की विधा है माटी, तो माटी कोड़ेला बेगो कहानी। ठीक है, उसके बाद है जीवन का झरना, कविता के मुख्य गुण खालिस्तान है, जीवन का झरना मुख्य रूप ओज। ठीक है, झील के बरवे छंद कविता खालिस्तान भाषा में लिखी गई, तो कौन सी भाषा में लिखी गई है आपको बताना है यहाँ पर, छत्तीसगढ़ी भाषा में। ठीक है, उसके बाद आगे है एक शब्द वाक्य में उत्तर दीजिए। छत्तीसगढ़ी की लोक कला का महासागर किसे कहते हैं,
तो किसको कहते हैं? आदिवासी नृत्य को महासागर कहते हैं। रमेश के कान नहीं है में कौन सी शब्द शक्ति है? इसमें है लक्षणा शब्द शक्ति। ठीक है, क्यों है ये आपको बताना है। रमेश के कान नहीं, ठीक है ना, क्योंकि लक्षणा शब्द शक्ति किसको बोला गया पहले आपको बता चुका हूं। घनश्याम में कौन सा समान है? तो इसमें कर्मधारय समाज है, कर्मधारय समास है। डॉक्टरों के पास किस बीमारी का इलाज नहीं है? तो टैक्स। ठीक है, शहीद वीर नारायण सिंह का जन्म किस सन में हुआ था? तो 1795 में, 19वीं सदी। तो यहां पर देख सकते हो आगे, बदली हुई परिस्थितियों में अब राजदंड किसे बनाया जाएगा और क्यों? तो बदली हुई परिस्थितियों में देश का विकास मजदूर और किसानों को हाथ होगा, अतः फावड़े और हल को राजदंड बनाया जाएगा। ठीक है, तीसरा है कविता में किस प्रकार की सृष्टि रचना की मृदिल जो है कल्पना की है? तो किस प्रकार की है? तो कविता में भैया संसार में कोलाहल से दूर एक नए संसार की रचना करने की कोमल कल्पना की है, जहां शांति प्रिय जीवन हो और प्रकृति के समीप पहने की अभिलाषा लिए वह नदी के तट पर निवास करने हेतु कुटिया का निर्माण करना चाहती है। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद है अभिदा। अभिदा शब्द किसे कहते हैं? अभिदा शब्द जिस शक्ति से शब्द के स्वाभाविक अर्थ का बोध होता है उसे अभिदा शब्द शक्ति कहते हैं। ठीक है, जैसे हाथियों और सवारों के बीच संघर्ष शुरू हो गया, जीवन जीने के सिवाय उसके पास अन्य कोई विकल्प नहीं है। तीसरा है उसका कोई मित्र नहीं है। चौथा है दुश्मन खेल रहा। ठीक है, उसके बाद रास्ता सरल था, राम के पिताजी बीमार थे, आपका घर शब्दों अर्थ है, मतलब सबका प्यारा, आपका घर जो है, अपना घर जो है सबको प्यारा है। उसके बाद है काबर आगास ला नापत हो, मतलब समझ रहे हो क्या हो रहा है, छत्तीसगढ़ी भाषा में बोला गया है। तो इस पंक्ति में कवि क्या कहना चाहता है? तो सबसे पहले भैया इस पंक्ति को लिखना छत्तीसगढ़ी का है। ठीक है, जो चीजें सहज उपलब्ध नहीं उसे पीछे भागना व्यर्थ है बोल रहा है। इस धरती पर हमारे आसपास जो उपलब्ध है उन्हें समझकर हमें आगे बढ़ना चाहिए। आकाश की ऊंचाई नापने के चक्कर में कहीं हम जो प्राप्त है उसे खो ना दे। जो प्राप्त है जो वही पर्याप्त है बोलते हैं ना, यही वाला चीज यहाँ पर बोला गया, जिसे कवि ने सावधान करना चाहते हैं। उसके बाद बोला गया जेब करता कहानी पढ़ने के बाद मन में वह कौन सा भाव जो है जागृत होता है? तो भैया देखो, जेब कतरा जो पाठ है कहानी मानवीय संवेदनाओं से युक्त वर्तमान समय में शिक्षित समाज से बढ़ती बेरोजगारी में जिद और साथ को जन्म दिया। ये पहले मैंने पहले सेट में तुमको बताया, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको कर लेना। उत्प्रेक्षा अलंकार के उदाहरण सहित समझाई। उत्प्रेक्षा अलंकार का अर्थ है संभावना या कल्पना। जहां उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाए वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ठीक है, हिमकर्णों से पूर्ण मानो हो जाए पंकज नय, पाहुन जो आए वो हो गांव से शहर के, सोहत ओवढ़े पीठ पर श्याम सलूने गात। ये सारी चीजें यहाँ पर देखे ना, उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, उसके बाद है भाव प्रवण नृत्य कौन सा है? तो भाव प्रवण नृत्य क्या होता है भैया? पंथी नृत्य भाव प्रवण नृत्य है और यह सतनाम संप्रदाय के भक्तों द्वारा गाया जाता है। ठीक है ना, क्योंकि जितनी त्वरित ध्वनियां उतनी ही तेज नृत्य होती है। झंझनाहट वाला है, ठीक है ना, वो वाला एक गाना सुना, याद नहीं आ रहा मेरे को, गाना जो गाते हैं ना, हाँ, गुरु घासीदास की, यार ये जो सतनाम है गुरु घासीदास की जो है विचारों के साथ जो है नृत्य किया जाता है गाकर। तो इसी प्रकार जो है भावपूर्ण जो है प्रवण नृत्य कौन सा है? तो यह बता सकते हो कि जो पंथी नृत्य है वो भावपूर्ण है। ठीक है, आदिवासियों का है। तो उसके बाद है लड़की को दान देते वक्त माँ को अंतिम पूंजी जैसा महसूस क्यों हो रहा था? तो भैया लड़की को दान देते वक्त माँ जैसा इसलिए हो रहा था क्योंकि वह अपना सुख दुख उसी के साथ बांटा करती थी। उसके चले जाने से वह फिर से बिल्कुल अकेली रह जाएगी, ये आपको इसलिए यहाँ पर उनको लग रहा था। ठीक है, उसके बाद है दिवंगी गुण के प्रमुख कवि ने उनकी रचनाओं के नाम लिखी। तो जो दिवंगी युग के प्रमुख कवि है उनकी रचनाओं के यहाँ पे नाम लिखना है। तो कवि है, रचनाएं हैं, तो कवि क्या है? अयोध्या सिंह उपाध्याय, मैथिली शरण गुप्त, ये मैंने पहले बता चुका है, ये अच्छे से कर लेना। ठीक है, उसके बाद है आगे आज की परिस्थितियों में आदर्श व्यक्ति, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जीवन में क्या क्या, जो पहले मैराथन में मैंने बताया था कि आदर्श व्यक्ति कैसा होता है? जो विचारधारा रखता है, अच्छा विचारधारा रखता है, नम्र होता है, परोपकारी होता है, ईर्ष्या मुक्त होता है, समाज सेवी होता है, ये सब आदर्श होते हैं। सबको यहाँ पर लिखने हैं। तो जो भी अपने हिसाब से एक अच्छा व्यक्ति कैसे बन सकते हैं ये आपको यहाँ पे लिखना है। सबको पता है अच्छा व्यक्ति कैसे बनना है, लेकिन बनना कोई नहीं चाहता भाई। उसके बाद विवाह पूर्ण लड़की की मायके के प्रति कैसी जिम्मेदारी होगी? ये पहले मैराथन में मैंने बताया कि जो विवाह पूर्ण जो होता है उसके पश्चात क्या होता है? तो विवाह के पूर्ण क्या होता है? लड़की की जिम्मेदारी नॉर्मल रहती है यार, ज्यादा कोई दिक्कत नहीं होता, लेकिन विवाह के बाद ससुराल और मायके दोनों को संभालना होता है। वह अपने मायके छोड़ के, अपने मम्मी पापा को छोड़ के एक ससुराल में जाकर वहां अपने मम्मी पापा जैसी व्यवहार बनाती है। दोनों साइड को मैनेज करना मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा
है भैया, ये कठिनाई होता है, भले हमको लगे ना लगे, लेकिन आप ही सोचो अपने आप को कि आप अपने माँ बाप को छोड़ के किसी और के माँ बाप को अपना माँ बाप बनाना है जीवन भर के लिए, तो कैसे लगेगा। ठीक है, तो ये सब चीजें यहाँ पर होती है। उसके बाद है कविता में आई पंक्ति सुख दुख के दोनों तीरों से कवि का क्या असर, मानव जीवन में इसका महत्व है। तो देखो भाई, सुख दुख मतलब समझ रहे हो, एक किसी के भी जीवन में सिर्फ सुख और दुख नहीं होता, या तो सुख आएगा या दुख आएगा, सुख में जो साथ है वो दुख में भी साथ होने चाहिए, तभी वो तुम्हारा अपना है। और जो दुख में साथ है सुख में नहीं है तो भी वो अपना है, ठीक है ना, क्योंकि सुख में सब आ जाते हैं, दुख में कोई नहीं आता। तो इन्हीं सब विपत्तियों से लड़ना है। अगर सुख है तो एकदम ज्यादा खुशी नहीं होना है, पहाड़ नहीं फोड़ना, दुख है तो एकदम ज्यादा दुख नहीं होना, दोनों को समान से परिवर्तित करके, जीवन परिवर्तनशील है यार, परिवर्तित होगा। आज तुम्हारी आईडी में 4 फॉलोअर तो कल 6 होगा, ये परिवर्तित है, कम ज्यादा होते रहते हैं, इन सब चीजों को देख लेना। ठीक है, उसके बाद है तो मीरा ने अपनी आंखों से बसे कृषि के जो छवि का वर्णन कैसे किया। तो मीरा ने यहाँ पर जो है 2 मिनट रुकिएगा, मीरा ने कैसे किया गया है यहाँ पर आपको बताना है। तो सुख दुख के जो है यहाँ पर ये जो चीजें मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे स्नैप ले लेता हूँ यार इंस्टा में डालने के लिए। यहाँ पर जो है कविता में आई पंक्ति सुख दुख के दोनों तीरों से कवि का क्या असर, ये बताया था कि मैं कवि जो है वो बोलना चाह रहा है कि सुख दुख एक जैसा नहीं होता, कभी सुख होगा तो कभी दुख होगा, ये सभी चीजें यहाँ पर इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो ये सब चीजें यहाँ पर है। उसके बाद हम आगे चलते हैं, मीरा जो है मीरा ने अपनी आंखों से बड़े कृष्ण की छवि का वर्णन कैसे किया है, अपने शब्दों में लिखी। तो मीरा जो कृष्ण की मनमोहक रूप से वर्णन करने, मीरा जो कृष्ण भक्त थी, आपने लोगों ने पूछा, उन्होंने बताया कि कृष्ण तो मेरी आंखों में बसे हुए हैं, उनकी सांवली सूरत मन मोह लेने वाली है, सुंदर, ये जितने भी आप चीजें हैं, अगर मीरा बाई अगर कृष्ण के लिए बोल रही है मतलब अच्छा बोले कि भक्त वत्सल थी, क्योंकि और उन्हें पता है कि कृष्णा मेरे लिए सब कुछ है, मेरे गुण है, मेरे सुख है, मेरा दुख है, मेरा सब, और कृष्ण भगवान के कहते हैं मेरे हिसाब से दुख जीवन में नहीं आएगा। तो भगवान है, राधा राधा बोलो, काम करो, मेहनत करो, सब जीवन में पॉसिबल। ठीक है, तुम्हारे अच्छे नंबर आ जाएंगे, यहां तक तुमने देखा है 100%, मैं इसकी गारंटी देता हूं। निम्न काव्यांश का भावार्थ लिखिए। काव्यांश के भावार्थ खुद से लिखो यार, मैं काव्यांश के झंझट में नहीं पढ़ूंगा, बहुत बेकार लगता है मेरे को काव्यांश। ठीक है, उसके बाद देखते हैं प्रयोगवाद को समझाइए। प्रयोगवाद क्या है भैया? प्रयोगवाद है अज्ञ इसके परिवर्तन माने जाते हैं, या प्रगतिवाद है, या प्रगतिवाद के समांतर विकसित हुए, कथ्य और अभिव्यक्ति की दृष्टि से नवीन प्रयोग हुए। तार सप्तक को प्रयोगवाद का आधार होना ग्रंथ माना गया है। जीवन और जगत के प्रति अनास्था की प्रयोगवाद है। रचनाकार ने नए उपमान प्रतीकों की रचना की। जीवन के संघर्ष और उसका अवसाद ही इस युग के प्रमुख विषय रहे हैं। ठीक है, तो रचनाकार जो है इनके नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं, अच्छे से याद कर लेना। ठीक है दोस्त, उसके बाद आगे चलते हैं, संधि और समास के प्रमुख अंतर क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है भैया। संधि के 2 वर्णों का मेल है, जहां वर्णों का मेल होता है, समास में 2 शब्दों का मेल होता है, वर्णों और शब्दों में अंतर होता है भैया। और संधि में 2 वर्णों का मेल से वर्णांक परिवर्तन या विकार उत्पन्न होता है, जबकि समास में विभक्ति या कारक होता है। संधि के तोड़ने या अलग करने से संधि विच्छेद होता है, और समास का होता है समास विग्रह। ठीक है, ये 2-3 चीजें हैं, 3 में आप 4-5 याद रखोगे तो और मजा आ जाएगा। उसके बाद है दृढ़ता और जड़ता में फर्क को पाठ के किस प्रकार से बताया गया है। तो दृढ़ता और जड़ता में जो फर्क है वो किस प्रकार बताया गया है, उदाहरण में आपको यहाँ पर देखना है। ठीक है, दृढ़ता जीवन का आधार है, क्योंकि जीवन वह है जो समय पर भी अड़ भी सकता है और समय आने पर झुक भी सकता है। ठीक है, हमारा व्यवहार में लचीलापन है। ठीक है, दृढ़ता और जड़ता में है संवादवादी दृष्टिकोण होना है, किंतु जड़ता वह है जहाँ अड़ना ही जानती है, झुकना नहीं। नाम से सुना दृढ़ता क्या है, अगर और देखो तुम्हारे पास पैसा है, तुम ईगो चल रहे हो और एकदम वो जड़ता है, सिर्फ ईगो में हो, कभी नीचे नहीं हो रहा है। दृढ़ता क्या है, जिसके पास पैसा है लेकिन वो डाउन टू अर्थ है। ये सब चीजें यहाँ पर है। तो इस प्रकार से आप ज्यादा अच्छे समझ सकते हैं यार, जो झुकना और बोलना दोनों चाहता है वो दृढ़ता है, और जो जड़ता है, जड़ता मतलब समझ रहा है कि नाम से ही लग रहा है जड़ता मतलब ईगोइस्टिक चीजें हैं। तो यहाँ पर बताना है कि शरीर नश्वर है किंतु आत्मा शाश्वत है, वह स्थिरता को समेटे हैं, किंतु शरीर में लचीलापन होना आवश्यक है। जब विचारों में लचीलापन होगा तो वह परिस्थितियों के साथ संयम में परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पर सुख दुख है, उस हिसाब से रहना सीखो, बनना सीखो। उसके बाद लेखक बाबू के लिए शरद बाबू ने क्या क्या सुझाव दिए, यहाँ पर आपको मैंने बताया हुआ था पहले कोई सेट में बताया है कि तुम जो है लिख रहे हो कोई कविता तो उसको तुरंत सलाह मत दो, ये सारी चीजें थी। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आपके पेपर में कहीं ना कहीं पूछा जाएगा, तो इसको अच्छे से कर लेना। ठीक है,
उसके बाद यहाँ पर है अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश को आपको पढ़ना है, अनुशासन का अर्थ क्या है, और उसके बाद उसका उत्तर देना है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर है स्थानांतरण प्रमाण पत्र हेतु शाला के प्राचार्य को आवेदन पत्र देना है। तो सेवा में प्राचार्य उप विद्यालय राजनांदगांव स्थानांतरण प्रमाण पत्र हेतु माननीय महोदय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय से कक्षा 12वीं का हूँ, मेरे जो है इसको मैंने पहले उस पर बता दी है, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर कर लेना। उसके बाद जो है आगे यहाँ पर जो सहेली को और बहन को जो विवाह की तैयारी के लिए पत्र लिखना है, और यहाँ पर मैंने जो है निबंध तो बता ही दिया। तो निबंध इस प्रकार जो है सारी चीजें हमने 4 सेट कंप्लीट करते हैं। होप मजा आया होगा, दोस्तों में शेयर करना ताकि हर कोई इसका फायदा ले सके। तो वीडियो में सिर्फ इतना ही।